नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फर्नो पर। इस चैनल में हम आपको जानकारी देते हैं करंट इवेंट्स की, हिस्टोरिक इवेंट्स की, इंटरनेशनल इवेंट्स की, नेशनल इवेंट्स की। तो इसी क्रम में आजकल एक देश है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और उस देश का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, हर आदमी की जुबान पर है। सोशल मीडिया देख लीजिए, टीवी मीडिया देख लीजिए, प्रिंट मीडिया देख लीजिए, वही देश हर जगह छाया हुआ है। दोस्तों, आज बात करेंगे आपके सामने इजराइल की, एक छोटा सा देश जिसको आप दुनिया के नक्शे पर देख भी नहीं पाएंगे, ढूंढने में बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा जलवा उसने कायम किया है, ऐसा खौफ उसने कायम किया है कि आज इजराइल का नाम हर एक व्यक्ति की जुबान पर है, हर शख्स की जुबान पर है, हर आदमी उसकी चर्चा कर रहा है। ये जो तस्वीर मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की है, ये वो इजरायलीज हैं या ज्यूज हैं जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। और इन लोगों ने, इनके पास इतनी कुशाग्र बुद्धि होती है, इतना एग्रेसिव इनकी सोच होती है, बिल्कुल बेखौफ होते हैं कि इन लोगों ने अपने कारनामों से जिस भी फील्ड में हो, चाहे साइंटिस्ट रहे हों या व्यापारी रहे हों या फाइटर्स रहे हों या जिस भी राइटर्स रहे हों, जिस भी क्षेत्र में इन्होंने गजब का नाम कमाया है और पूरी दुनिया को अपने इस कौशल से विस्मित किया है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ऐसे ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा ज्यूज के बारे में, इजराइल के बारे में, जो निश्चित रूप से आपने सुने नहीं होंगे। और जब इन तथ्यों को आप जानेंगे तो आप निश्चित रूप से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। चलते हैं इस नए सफर पर। यह रहा दोस्तों दुनिया का नक्शा। छोटा सा देश है, करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के है, 99 लाख के आसपास है। और ये देश अगर इसको देखें, ये रहा इजराइल और इसकी जो ज्योग्राफी है वो इस तरह की है कि इसके वेस्ट में जो है ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, और इसके ईस्ट में जो है वो जॉर्डन है, इसके नॉर्थ में जो है सीरिया का हिस्सा है और नॉर्थ में लेबनान है जहां अभी इसने हमला किया है इजराइल ने। और इसके जो साउथ वेस्ट में जो है वो ये इजिप्ट देश का जो सिनाई पेनिनसुला जिसे कहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है और इसके इस तरफ जो है जॉर्डन हो ही गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इजराइल जब से बना है और जो उसकी लोकेशन है, यूएन ने इजराइल को मान्यता दी थी और इजराइल की जो इंडिपेंडेंस है, जो एग्जिस्टेंस की उसकी डेट है वो 14 मई 1948 है। और ये जो एरिया है यहाँ पे अरब्स रहते थे, फिलिस्तीन का इलाका था, यहीं पे यूएन ने कह दिया कि इजराइल से ये आपकी जमीन होगी, ये आपका देश होगा। जाहिर सी बात है जो अरब्स हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी क्योंकि काफी सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे तो इजराइल जो वहाँ के लोग हैं, जो ज्यूज हैं, उनको यहाँ पे सेटलमेंट करने का, यहाँ आने का मौका मिल गया। लेकिन जो इसकी जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से ये सारे देश जो आसपास हैं, इसके सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, इराक है और भी ये ईरान है, यहाँ पे कुवैत है, ये सब जो है इस्लामिक राष्ट्र हैं और इनकी दुश्मनी जो है बदअसूर तब से जारी है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई एक देश ऐसा हो जाए, थोड़ी बहुत दोस्ती इनसे हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिवली तो इजराइल जो है अपने दुश्मनों के बीच में बैठा है। और ये एक ऐसा देश है कि अपनी एग्जिस्टेंस के बाद शायद सबसे ज्यादा युद्ध और सबसे ज्यादा जो वॉर्स हैं वो इसी ने लड़े हैं और लगातार इनके बीच में वॉर्स होते रहते हैं। कई बार वॉर्स हुए हैं, एक बार नहीं, बहुत सारी बार, कभी इजिप्ट से, कभी लेबनान से, कभी फिलिस्तीनियों से, कभी अरब से। और ये लोग सब देश, सारे देश मिलकर भी इजराइल पर चढ़ाई कर देते हैं और अकेला इजराइल जो छोटा सा देश है वो इनसे लोहा लेता रहा है और हमेशा जीतता रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे देश मिलके, ये जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब मिलके इसके ऊपर हमला किया है, लेकिन इजराइल से कभी ये जीत नहीं पाए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका बिल्कुल आपस में एक है। पूरे टाइम इजराइल को अमेरिका की बैकिंग रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या सामरिक, यानी युद्ध के लिए कुछ भी इसको वेपन्स चाहिए होते हैं, कोई भी साजो सामान चाहिए होता है तो अमेरिका तत्पर रहता है इजराइल को ये सब देने के लिए, ये सब सप्लाई करने के लिए। इजराइल के दुश्मनों की अगर बात की जाए तो मैं एक और नक्शा आपको दिखाता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा वहां से कि ईरान से तो अभी लेटेस्ट उसकी दुश्मनी चल ही रही है। लेटेस्ट दुश्मनी क्या, अब तो बिल्कुल एक तरीके से खुल्लम खुल्ला वॉर शुरू हो गया है।
और इजराइल देश ये रहा, और इसके ऊपर लेबनान है। लेबनान से भी सीधा सीधा इनका झगड़ा या युद्ध जो है शुरू हो गया है। अभी इजराइल ने अटैक किया था, उसके बाद लेबनान ने इनके ऊपर अटैक किया, वो बताऊंगा मैं आपको। इजिप्ट से इनका झगड़ा हो ही चुका है। ईरान जो कि एक शिया कंट्री है, शिया मुसलमान यहाँ रहते हैं, इनका भी इनसे बहुत भयानक झगड़ा चल रहा है, और ईरान ने अभी कल इन पे अटैक भी कर दिया है। ईरान के समर्थित यहाँ पे एक देश है सऊदी अरेबिया के नीचे, ये दो देश हैं, एक है यमन और एक है ये ओमान। ओमान में तो शांति है, लेकिन यमन में बड़ी दिक्कत है। पूरा यमन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत लोग परेशान हैं। इसमें लगातार जो है सिविल वॉर चल रही है। और यहाँ पे जो ये एरिया है जो हरे में आप देख रहे हैं, ये हुतीज ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, और हुतीज को समर्थन करता है ईरान। ये यहाँ पे इनको गोला बारूद देगा, लड़ने का सामान देगा, पैसे से भी इनकी मदद करेगा। और हुतीज जो है वो इजराइल के दुश्मन है, क्योंकि हुतीज का जो दोस्ती है वो ईरान से है। इसी तरीके से ईरान जो है, जो लेबनान वाला एरिया है जहाँ पे हिजबुल्लाह वाला ग्रुप जो है खड़ा हो गया है, जिसे कहते हैं आतंकी ग्रुप, ये अपने उसमें कहते हैं, वो तो अपनी मदरलैंड के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल की अगर बात करी जाए तो उनकी नज़र में वो सब आतंकी हैं। ईरान जो है हिजबुल्लाह को यहाँ पे लेबनान में समर्थन दे रहा है, अभी जो इनका युद्ध चल रहा है। इसलिए चूंकि ईरान हिजबुल्लाह को यहाँ समर्थन दे रहा है, और हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडर है हसन नसरुल्लाह, उसको अभी इजराइल ने मार गिराया है, तो इसलिए इजराइल की जो दुश्मनी है वो इनसे भी डायरेक्टली हो गई। अब ये दुनिया इस मुहाने पर खड़ी है कि कब जो है ईरान और इजराइल का जो वॉर है, जो युद्ध है, वो एस्केलेट हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि इजरायली होते हैं, जो बेसिकली जो कौम उनकी है वो ज्यूज, यहूदी जिनको बोलते हैं, इनके पास इतना दिमाग, इतनी तेज तर्रार सोच और इतनी फियरलेसनेस, इतना बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ना, निडर होकर फैसले लेना, कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे कोई ऑपरेशन कर देना, किसी भी जगह पे कोई मिशन को अंजाम दे देना, ये इनके पास आता कहां से है। और आप जब जानेंगे कि इन्होंने दुनिया में क्या क्या किया है, निश्चित रूप से आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी जो स्पाई एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद, उसने पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जब उन कारनामों को ये अंजाम कर देते हैं, पूरी दुनिया जो है शॉक्ड हो जाती है। इतना बेखौफ और निडर है मोसाद, और इतना दिमाग उनके पास है जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। आज इसी पे चर्चा करेंगे। ये जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, जब इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, जब इजराइल एज ए स्टेट जो है डिक्लेयर किया था, उस समय और उससे थोड़ा सा पहले इजराइल का क्या हाल था, कैसे कैसे इजराइल ने उस जमीन से जहां एलोकेट किया था इनको कि आप यहां रहेंगे, ये आपका देश होगा फिलिस्तीनियों के साथ, कैसे कैसे फिलिस्तीनियों को उस देश से बाहर निकाला, और पूरी दुनिया इसको देखती रही। और इजराइल ये अपना जो एग्रेशन है, या अपनी जो भूमि पे जो कब्जा करना है, भूमि को हथियाना है, वो करता रहा। कितना तेज और कितना खतरनाक है लोग, ये आपको इस नक्शे से पता लगेगा कि एक देश जो कभी था ही नहीं, ऐसी कौम जिसका कोई देश कभी था ही नहीं, वो कैसे कैसे जब उसको थोड़ा सा भी लैंड मिला तो कैसे कैसे उसने अपनी लैंड को इंप्रूव किया, इंक्रीज किया, वो मैं आपको इस नक्शे में दिखाता हूं। तो यूएन ने 1947 में ये प्लान बताया कि ऐसे ऐसे जो फिलिस्तीन और जो ज्यूइश लोग हैं, वो लोग ऐसे ऐसे रहेंगे, उनके एरियाज जो है एलोकेट कर दिए गए। ये हरे वाले हिस्से में फिलिस्तीनी लोग रहेंगे, इस हरे वाले हिस्से में फिलिस्तीनी लोग रहेंगे, इस हरे वाले हिस्से में फिलिस्तीनी लोग रहेंगे, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है, यहाँ पे यूएन ने ये प्रपोज किया कि जो ज्यूइश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो इस व्हाइट वाले हिस्से में रहेंगे। और जब 1948 में इजराइल एज ए स्टेट जब उसको मान्यता मिल गई 14 मई 1948 को, तब उस समय नक्शा कुछ ऐसा था। और चूंकि यूएन ने उसको प्रपोज किया था, तो बहुत सारे देशों की, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यूएस तो है ही है, और पूरे यूएन की बैकिंग थी। तो इन देशों का ज्यादा यहाँ इंटरेस्ट था, इन देशों का ज्यादा यहाँ प्रेशर था कि इस तरह से इसको बसाया जाए। तो हालत ये हो गई कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये पूरा यहूदियों ने इस पे कब्जा कर लिया, और इतना हिस्सा जो है ये रह गया फिलिस्तीनी लोगों के पास। और ये जो है ये गाजा पट्टी है, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं,
और इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। ये फिलिस्तीनियों का इलाका था 1948 में। ये आपके सामने है। अब जाहिर सी बात है कि जब जहां पे अरब लोग रह रहे थे, जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे, वहां पे एक नई कौम को ला के बसा दिया। उनको लगा कि हमारी जमीन है, हमारी धरती पर इनको बसा दिया, तो निश्चित रूप से उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। और पहला अरब इजरायली वॉर तब हुआ था 1948 में। और निश्चित रूप से इसमें कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उस वॉर को इजराइल ने बिना कुछ अपने पास बहुत ज़्यादा संसाधन होते हुए भी उस वॉर को जीत लिया था। और उसके बाद 1967 में फिर एक वॉर हुआ। तब हालत ये थी कि इजराइल की लैंड जो व्हाइट वाली है वो इतनी हो गई, और ये जो ग्रे पोर्शन है इसको इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। जो हरा पोर्शन दिख रहा है ये ग्रे हो गया था। इस हरे वाले पोर्शन पे इजरायली यानी ज्यूइश लोगों का कब्जा हो गया था। तो फिलिस्तीन के पास एडमिनिस्टर करने को, मतलब फिलिस्तीन के पास अपना शासन चलाने को, अपने एरिया को डिफाइन करने को ऐसा कोई एरिया बचा ही नहीं था। ये सब जो है इसी के कब्जे में आ गया। जब ये 1967 का वॉर हुआ तो फिर तय बात है कि जब सारा कब्जा ज्यूइश लोगों ने कर लिया तो वो वॉर ज्यूइश लोग जो है वो जीत गए। तो इस तरह से ये कब्जा हो गया। और उसके बाद 1967 से लेकर 2017 तक अब जो हाल है, ये जो फिलिस्तीन था वो इस हाल में हो गया है। इनके सारे पॉकेट जो है सब कब्जा हो गए, इजराइल के द्वारा अपने अधीन कर लिए गए। और ये गाजा पट्टी भी थोड़ा छोटा हो गया, मगर इतना ही बना रहा। लेकिन ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये जो ज्यूज की जो जनसंख्या है वो बढ़ती गई। ज्यूज के द्वारा जो कब्जाई गई जो टेरिटरी है वो बढ़ती गई। और अब जो हाल है वो 2017 में ये था। और अभी जो युद्ध चल रहा है वहां पे, क्योंकि वो हमास जो यहाँ गाजा पट्टी में ये जो ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ लड़ता है, जो ज्यूज के खिलाफ लड़ता है, यहूदियों के खिलाफ लड़ता है, वो ये गाजा पट्टी में जो ग्रुप है वो हमास का ग्रुप है। और हमास को इन्होंने, इजराइल ने अभी जो इधर जो वॉर चल रहा है पिछले 1 साल से, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। हालांकि युद्ध में बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, आदमी लोग सब मारे गए। युद्ध किसी चीज का जो है सोल्यूशन होता नहीं है, लेकिन युद्ध जब होता है तो वो उसकी जो विभीषिका है वो सबको ही प्रभावित करती है और किसी के लिए अच्छा होता नहीं। लेकिन जब इतने बड़े लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है तो हम लोग तो खैर क्या ही कर सकते हैं। मैं तो खाली डिस्कस ही कर रहा हूं। तो अभी जब हमास पर पूरा नियंत्रण पा लिया, हमास को नेस्त नाबूद कर दिया, तो अब इस जगह का नक्शा, अब जो इस समय 2024 में जो युद्ध चल रहा है, निश्चित रूप से बदलेगा। जो हरे डॉट्स हैं जहां पे फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं, और जो व्हाइट वाला एरिया जहां पे ज्यूज रह रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चेंज आना बिल्कुल अवश्यंभावी है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि इतना ज्यादा युद्ध किसी भी देश ने लड़ा नहीं होगा जितना इजराइल ने लड़ा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर एक भी युद्ध का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो शायद घंटे भर का वीडियो आराम से बन जाएगा। मैं जल्दी जल्दी इसको बताता हूं, क्यों ये लोग लड़ने को इतना तत्पर रहते हैं, क्यों ये लोग इतने बड़े लड़ाके हैं, क्यों इतने इनके पास इतना अच्छा इक्विपमेंट है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्यों इनके पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जो पहला जो युद्ध था वो तय बात है, जब यूएन ने कहा कि ये आपकी जगह है, यहाँ पे आप रहिए, फिलिस्तीनियों को अच्छा नहीं लगा। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इजराइल लड़ रहा था अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जो ये यहूदी थे ये लड़ रहे थे अपनी मातृभूमि के लिए, और वो लड़ रहे थे कि अपना जो जमीन है उसको हम बचा लें। निश्चित रूप से जीत जो है ज्यूज लोगों की हुई। इसकी जो डेट थी 1947 से 1949 तक ये वॉर चला था। बैकग्राउंड इसका ये था, इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया 14 मई 1948 को। फॉलोइंग द एंड ऑफ ब्रिटिश मैंडेट इन पैलेस्टीन, अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड इराक अपोज्ड इजराइल्स एस्टेब्लिशमेंट। देखो, मैंने आपसे कहा था कि इजराइल के चारों तरफ उसके दुश्मन है। ये ऐसा देश है, मतलब उसका खुश नसीबी कहें या बदनसीबी कहें या नसीब कहें, जो भी कहना चाहें, लेकिन इतना छोटा सा देश और उसके चारों तरफ जो भी देश हैं वो सब उसके दूसरे धर्म के हैं और सारे देश उसके दुश्मन हैं। ये लाइन से देख लिए, इजिप्ट भी दुश्मन है, जॉर्डन भी दुश्मन, सीरिया भी दुश्मन, इराक भी दुश्मन, और आज की डेट में
ईरान भी दुश्मन, और जितने भी और इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब इसके दुश्मन हैं। फिर वो चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, जो छोटे छोटे देश हैं, सबकी दुश्मनी इनसे है। मगर इजराइल जो है वो सबको परास्त करते हुए अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए हुए है और पूरी दुनिया में अपने झंडे को बुलंद किए हुए है। अब इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? आउटकम ऑफ द वॉर रिजल्टेड इन एन आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस मतलब युद्ध का एक समझौता हुआ, युद्ध विराम का, और उसमें कोई नतीजा नहीं निकला कि कौन किस पर्पस से लड़ रहा था। जो स्थिति जैसी थी वो वैसी ही रही। इजराइल ने सिक्योर कर लिया, इजराइल ने पूरी दुनिया को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ हम हैं, ये हमारा स्टेट है। इजराइल जो है वो वहाँ ज्यूज रहेंगे और ये ज्यूज का एक स्टेट है। फिलिस्तीनी लोग इसमें रहना चाहें तो हमारे साथ सद्भाव से, प्रेम से रहें। और इसके बाद जो यूएन ने इसके लिए एरियाज डिफाइन किए थे ज्यूज के लिए, इन्होंने क्या किया, उससे ज्यादा एरियाज पे कब्जा कर लिया इस युद्ध में। और उसके बाद जो वेस्ट बैंक था उस पे इजराइल का ज्यूज का कब्जा हो गया, और ईस्ट जेरूसलम जो था उसको जॉर्डन ने हथिया लिया। मतलब जॉर्डन जो आज शांत बैठा हुआ है, उस समय सोचिए कितना एक्टिव था। ये बाद में भी एक्टिव रहा बहुत सारे वॉर्स में। इसको ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन ने हड़प लिया, और जो गाजा स्ट्रिप थी वो इजिप्ट ने ऑक्यूपाई कर ली। सोचिए, सबका अपना अपना स्टेक था, उन्होंने वो ले लिया। दो लोगों के लड़ने में इन लोगों ने इन चीजों को, ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन ने और गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट ने अपने कब्जे में ले लिया। चलिए, एक तो ये वॉर हो गया। दूसरा जो वॉर था वो सुएज क्राइसिस थी। आपको पता होगा इजिप्ट में एक सुएज कैनाल है, सुएज नहर, जहां से पूरी दुनिया की शिप्स गुजरती हैं, और शिप्स का करीब करीब 12% का जो व्यापार पूरी दुनिया का है वो इसी रास्ते से होता है, करीब करीब 12% का। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1956 में शुरू हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये था कि इजराइल, फ्रांस और यूके, इन्होंने एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया इजिप्ट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जो सुएज नहर है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, और फिर रेड सी जुड़ता है अरब की खाड़ी में, वहां से जहाज फिर इंडियन ओशन होते हुए इधर चाइना की तरफ चले जाते हैं, इंडिया की तरफ आ जाते हैं, श्रीलंका की तरफ, फिर वो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जा सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रूट है वो। उसको क्या किया, जो इनके इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जमाल अब्दुल नासिर, इन्होंने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया कि वो जो सुएज कैनाल है वो इजिप्ट एज अ नेशन, वो राष्ट्र की संपत्ति होगी। तो उसके विरोध में इजराइल, फ्रांस और यूके ये साथ में आ गए। इन्होंने जॉइंटली जो है इजिप्ट पे अटैक कर दिया। Israel's main objective was to open the straits of Tiran, which Egypt had closed, and to eliminate Palestinian Fedayeen attacks. जो फिलिस्तीन के लोग जो फिदाइन हमला करते थे उसको रोकना, और ये जो एक स्ट्रेट है टिरान की, वहीं पे उसको समुद्री रास्ता इजराइल के लिए खोलना, जिससे कि वो अपना व्यापार कर सके और उसको अपना देश चलाने में, देश की सुरक्षा में सुविधा हो जाए। इसका नतीजा क्या निकला? इंटरनेशनल प्रेशर आया। कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स से और सोवियत यूनियन से। तो इस प्रेशर के चलते इजराइल, फ्रेंच यानी फ्रांस और ब्रिटिश फोर्सेस ने अपने आप को वहां से विड्रॉ किया। लेकिन जो सुएज कैनाल थी वो फिर भी इजिप्ट के ही कंट्रोल में रही। तो बहुत ज्यादा कोई नतीजा इसका निकला नहीं। तीनों लोगों ने चढ़ाई कर दी, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटिश फोर्सेस ने फिर अपने आप को बैकट्रैक कर लिया यूएस और सोवियत यूनियन के प्रेशर में। फिर एक वॉर हुआ। मतलब इजराइल का आप देखिए कि क्या किस्मत है कि वो वॉर ही वॉर लड़ता है, हर वक्त युद्ध की स्थिति में रहता है, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है, और उसी के लिए हर वक्त अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, अपने जो आयुध के सामान है यानी कि जो डिफेंस का या अटैक का जो सामान है, सामरिक दृष्टि से जो भी उसको चीजें चाहिए होती हैं युद्ध के लिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होता है, गोला बारूद, बम, जहाज, हवाई जहाज, टैंक वैंक, पूरे टाइम उसी के डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, वो टेक्नोलॉजी जो टेलीकम्युनिकेशन जो कि युद्ध में बढ़िया तरीके से हेल्प करती है, उसके लिए भी पूरे टाइम ये लगा रहता है। अब ये 6 डे वॉर हुआ था, ये 1967 में हुआ था। फिर वही इनके आपस में बीच में टेंशन हुआ, और तो इजराइल ने इजिप्ट को, जॉर्डन को, सीरिया को निशाना बनाते हुए इनके जो है मिलिट्री ठिकानों पर और बाकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? इजराइल ने बहुत जल्दी इनको हरा दिया।
ये जो इजिप्ट है, सीरिया है और जॉर्डन है, इनके पास तो ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना उतना दम है, ना उतना दिमाग है जैसा कि मैं सोच सकता हूं। अब इनका जो इसका नतीजा निकला कि इसने जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है उसको इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया। गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट ने पहले ले लिया था वापस इजराइल ने ले लिया। वेस्ट बैंक जो है जिसको किसी और ने ले लिया था, ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन ने ले लिया था। जितना जितना इन्होंने पहले लिया था पिछले वॉर में वो सब इजराइल ने वापस ले लिया और गोलन हाइट्स पे भी कब्जा कर लिया जो सीरिया बॉर्डर पे है। दिस वॉर हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन रीजन्स जियोपॉलिटिक्स। अब देखिए सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा, मैं आपको दिखाता हूं कहां है सिनाई पेनिनसुला। ये इजराइल ने इस वॉर में जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इजराइल से सटा हुआ इजिप्ट का ये हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला। और यहां से ये जो ये रेड सी का जो हिस्सा है, ये सुएज नदी, यहां से सुएज कैनाल जो है यहां बनाई गई जो कि मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इतना हिस्सा जो था इस पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। और उससे पहले वाले युद्ध में जो जॉर्डन ने और सीरिया ने और इजिप्ट ने जो भी कब्जा किया था इनकी जमीनों को, इनकी टेरिटरी को, वो सब इजराइल ने वापस ले लिया। इजराइल से लड़ पाना या उसको चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। इसके बाद देखिए चौथा युद्ध हुआ, यॉम किपर वॉर। ये इसको अक्टूबर वॉर बोलते हैं। और इसी दिन जो है ये जो जुडाइज्म जो इनका धर्म है उसका एक ऑस्पिशियस डे, जो मोस्ट ऑस्पिशियस डे है, उसी दिन वो पड़ता है। और उसी दिन ये युद्ध जो है शुरू हुआ था। बैकग्राउंड था इजिप्ट एंड सीरिया। फिर वही इजिप्ट और सीरिया वो एक हो गए, एक तरफ इजिप्ट एक तरफ सीरिया। लॉन्च द कोऑर्डिनेटेड सरप्राइज अटैक। चुपचाप जो है एकदम अचानक जो है इजराइल पे हमला कर दिया। इसको यॉम किपर वॉर बोलते हैं। इजराइल ऑन यॉम किपर। यॉम किपर इज द होलिएस्ट डे इन जुडाइज्म। जैसे अगर अपने यहाँ हम बात करें कि रामनवमी बहुत ऑस्पिशियस डे है या दिवाली बहुत ऑस्पिशियस डे है, बहुत सारे अपने यहाँ तो हैं, तो उसी तरह से इनके यहाँ एक दिन होता है जो बहुत ऑस्पिशियस, बड़ा पवित्र माना जाता है। उस दिन इन्होंने हमला किया, ये सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर। द कॉन्फ्लिक्ट वाज मार्क्ड इन हैवी फाइटिंग एंड सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज। मतलब दोनों तरफ से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। आउटकम क्या हुआ? इजराइल मैनेज टू रिपेल द अरब फोर्सेस एंड द वॉर इवेंचुअली लेड टू पीस नेगोशिएशंस। अल्टीमेटली क्या हुआ? फिर इजराइल जो है भारी पड़ गया। वो दोनों लोग जो आए थे अचानक इस पे हमला किया, नतीजा कुछ नहीं निकला। बैठ के मीटिंग हुई, कैंप डेविड अकॉर्ड जो बड़ा फेमस है वो साइन हुआ इजराइल और इजिप्ट में 1978 में, और बाकी कोई नतीजा निकला नहीं। फिर इजराइल का ही इसमें अपर हैंड रहा। अब लेबनान इनके नॉर्थ में है, लेबनान से इनका वॉर होता रहता है, अभी भी हुआ है, 2 दिन पहले शुरू ही हुआ है, पता नहीं कब खत्म होगा। तो पहला लेबनान वॉर कब हुआ था? 1982 से लेकर 2000 तक चला था। इजरायली इन्वॉल्वमेंट इन लेबनान लास्टेड अंटिल 2000। 18 साल तक ये मामला चलता रहा, छोटा मोटा बड़ा होकर ये युद्ध चलता ही रहा। और इसमें कोई बहुत ज्यादा नतीजा निकला नहीं। अल्टीमेटली क्या, वो इजराइल से आप लड़ नहीं सकते। तो लेबनान का जो ग्रुप था जो आज भी है हिजबुल्ला, वही इनके खिलाफ इजरायलियों से लड़ रहा था और इजराइल उन्हीं को तबाह करने में लगे हुए थे। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नतीजा निकला नहीं, लेकिन हिजबुल्ला का राइज जरूर जो है पूरी दुनिया ने देखा कि हिजबुल्ला एक ऐसा ग्रुप है जिसका उदय हो रहा है, जो फिलिस्तीनियों के लिए, अरब्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए लड़ रहा है इजराइल से। सेकेंड इंतिफादा, इंतिफादा मतलब अपराइजिंग, 2000 से 2005 तक हुआ। इसका बैकग्राउंड था, सेकेंड इंतिफादा वाज अ पैलेस्टाइन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली रूल। फिर वही इजराइल जो चूंकि पूरे टेरिटरी को रूल करते थे, वहां पे फिलिस्तीनी लोग भी रहते थे, तो उनका ऐसा आशय था, उनका आरोप था कि ये दमन करते हैं फिलिस्तीनी लोगों का, जो यहूदी हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो उनके खिलाफ जो है दुनिया भर की आवाज उठाई गई, एक अपराइजिंग हुई, उनके खिलाफ एक मूवमेंट चला, बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स, ये सब तो वहां होता ही रहता है, और टेरर की एक्टिविटीज हुई। आउटकम क्या रहा था? कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए, लेकिन अल्टीमेटली इजराइल का और ज्यूज का बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया कि ऐसा बहुत बड़ा काम हो गया हो कि उनकी काफी टेरिटरी कब्जे में हो गई हो या कुछ, और कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड लेबनान वॉर ये 2006 में शुरू हुआ। इसका बैकग्राउंड वो हिजबुल्ला का तब तक उदय हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि हिजबुल्ला वो एक पूरा शिया का ग्रुप है, शियाइट ग्रुप है, बैक्ड बाय जिसको सपोर्ट है ईरान का।
ईरान आपको मालूम ही है शिया कंट्री है, तो हिजबुल्ला शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है इन लेबनान। फिर इसने जो है इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, 2 इजरायली सोल्जर्स पे कब्जा कर लिया, विच स्पार्क्ड अ मंथ लॉन्ग। तो 1 महीने तक ये युद्ध चला। सोचिए, 2 इजराइल के 2 सैनिकों पे कब्जा किया, तो इजराइल ने महीने भर तक इनसे युद्ध किया। इजराइल इतना खतरनाक है, उसका कहना यह है कि हमारे किसी भी नागरिक को कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई इस वजह से कि वो ज्यूइश है, तो हम उसकी रक्षा के लिए पूरी दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। ये इजराइल का कहना है। इसको इजराइल ने कई सारे मिशन से, कई सारे मूवमेंट से, कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम देके उसको प्रूव भी किया। अभी मैं थोड़े बहुत ऑपरेशंस आपको बताऊंगा। अभी इसका आउटकम क्या, तो इसका नतीजा क्या निकला युद्ध का। जो सेकेंड लेबनान वॉर था, द वॉर एंडेड विद यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस बीच में आया, उन्होंने इनको समझाया और उसके बाद जो है ये सीज फायर हुआ, ये युद्ध खत्म हुआ, रोक दिया गया। लेकिन इतने सारे युद्ध हो गए, देखिए अभी भी चल रहा है, अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हो रही। फिर गाजा के वॉर, जो गाजा पट्टी है जिसपे एक बार इजिप्ट ने कब्जा कर लिया था, फिर इजराइल ने उसको 6 डे वॉर में वापस ले लिया, इजिप्ट से उसको वापस ले लिया। गाजा में इनके लगातार वॉर चलते रहते हैं। गाजा पट्टी और इजराइल में लगातार वॉर चलते रहते हैं। इजराइल हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स विद हमास। गाजा, लेबनान में हिजबुल्ला है और गाजा पट्टी में हमास है। तो ये जो युद्ध है वो लगातार चलता रहता है। फिर वो 2008 से 2009 तक ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस लॉन्च हुआ, 2012 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज लॉन्च हुआ, 2014 में। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टेड इन एक्सटेंसिव कैजुअलिटी। बहुत सारे लोग इधर उधर दोनों तरफ मारे गए और डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ गाजा में। इस तरीके से बिल्डिंगें उड़ा दी गई, कॉम्प्लेक्सेस उड़ा दिए गए, अस्पताल उड़ा दिए। तो ये तो युद्ध जो है इनकी जो दुश्मनी है, जो भी इनकी जो अदावत है, ये बहुत सालों से चल रही है। अब मैं आता हूं उस बात पे कि क्यों इजरायली जो ज्यूइश हैं, वो रेस इतनी अच्छी क्यों है, इतनी तेज तर्रार क्यों है, इतनी बुद्धिमान कुशाग्र बुद्धि क्यों है, कहाँ से इनके अंदर इतना वो उनके डीएनए में कहाँ से वो कौन सी चीज आती है कि जिस फील्ड में जाते हैं वहां पे एक्सेल करते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं वहां झंडा गाड़ देते हैं और ऐसा बिजनेस करते हैं, उस तरह का बिजनेस जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे। मतलब एक बिजनेस तो ऐसा होता है कि बहुत कम लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इतना बड़ा इनके बिजनेस का दायरा होता है कि बहुत सारे लोगों तक वो इनकी जो प्रोडक्ट है वो पहुंचता है। फिर वहां से चाहे थोड़ा थोड़ा पैसा ही मिले, वो आके इतना ज्यादा हो जाता है कि दे हैव अर्न सो मच ऑफ मनी, और इतना ज्यादा इन्होंने नाम कमाया है। तो सबसे पहला नाम द वर्ल्ड ज्यूइश बिलियनर्स। बहुत सारे ज्यूज ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं। इसमें लैरी एलिसन का नाम सबसे ऊपर है, वो इसलिए कि इनकी वेल्थ सबसे ज्यादा है। अब लैरी एलिसन कौन है? ये अमेरिकन बिजनेसमैन है। बहुत सारे ज्यूज, देखिए पूरी दुनिया में ज्यूज की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ 60 लाख है। उसमें 1 करोड़ लोग जो हैं वो इजराइल में रहते हैं और काफी सारी संख्या में करीब 20-25 लाख होंगे जो अमेरिका में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, और बाकी सारी कंट्रीज में भी, जर्मनी में भी बहुत हैं, बाकी सारी कंट्रीज में ज्यूज जो हैं वो फैले हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जर्मनी में तो आपको याद होगा हिटलर ने वो जो गैस चैम्बर्स में लोगों को मरवाया था, वो यही ज्यूज थे। उसमें 60 लाख लोगों को मरवा दिया था। उसके बाद भी ये जो कौम है ख़त्म नहीं हुई, इसने हार नहीं मानी और अपने काम में लगे रहे। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ज्यूज रहते हैं वहाँ वहाँ इन्होंने झंडा गाड़ा हुआ। अभी आपको दिखाते हैं, आप बिल्कुल शेल शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसी भी कोई कौम हो सकती है। तो ये जो है, ये ओरेकल, आप जानते होंगे कंप्यूटर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। ये उसके मालिक है, उस कंपनी के, और इनके जो नेट वर्थ है वो डॉलर्स 102 बिलियन है, 102.9 बिलियन। अब आप समझते हैं बिलियन कितना होगा? 1 बिलियन होता है करीब करीब 8,500 करोड़ रुपया। 10 बिलियन हो जाएगा 85,000 करोड़ रुपया। ये 100 बिलियन की बात हो रही है, ये हो जाएगा 8.5 लाख करोड़ रुपया। तो ये 8.5 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं लैरी एलिसन। दूसरे हैं लैरी पेज, ये गूगल के फाउंडर हैं। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये गूगल के फाउंडर्स हैं। गूगल आप जानते हैं, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है। अब आप सोचिए जरा, गूगल कितने प्रोडक्ट्स बनाता है जिस पे आप डिपेंडेंट हैं। ये जो मोबाइल इस पे आप देख रहे हैं, हो सकता है आपका मोबाइल गूगल का हो, गूगल अर्थ है, गूगल पे है, गूगल मैप्स है,
पता नहीं कितनी सारी चीजें गूगल बनाता है, बहुत सारी चीजें। अगर ये चाहें तो 10 मिनट में आपका एक गूगल का सिस्टम पूरा ठप कर सकते हैं। आपकी जो लाइफ है इनके किसी एक फैसले से इफेक्ट हो सकती है, जो मैं आपको पहले बताया था। गूगल हो गया, तो गूगल के ये दोनों मालिक हैं, फाउंडर्स हैं, इनकी नेटवर्थ है $85 बिलियन, इनकी नेटवर्थ है $81 बिलियन। ये है स्टीव बाल्मर। स्टीव बाल्मर जो है ये अगेन ही इज अ बिलियनियर, और ये माइक्रोसॉफ्ट के जो है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। सोचिए माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है जो बिल गेट्स की, उसमें भी बिना किसी यहूदी के काम नहीं चला, ये उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, सीईओ थे। इनकी नेटवर्थ भी $78 बिलियन है। सोचिए कहाँ कहाँ ज्यूज जो हैं, यहूदी कहाँ कहाँ किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। जैसे हमें एज ए इंडियन बहुत गर्व होता है कि हमारे सुंदर पिचाई वहां पहुंच गए और सत्या नडेला वहां पहुंच गया। इनका जरा हाल देखिए, इनकी दुनिया में पॉपुलेशन देखिए 1.6 करोड़, और इनका जो परफॉर्मेंस है उसका जरा आलम देखिए। फिर आगे देखिए, ये माइकल ब्लूमबर्ग हैं। ब्लूमबर्ग एक फाइनेंस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। माइकल ब्लूमबर्ग को फाउंडेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी इन 1981। इनकी जो नेटवर्थ है वो 86.8 बिलियन है। ब्लूमबर्ग अगर किसी कंपनी की चर्चा कर दे, सपोज किसी भी कंपनी की, रिलायंस की चर्चा कर दे, किसी एक्स कंपनी की चर्चा कर दे अपने उस पर कि ये कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है, तो उसका शेयर तो उसी दिन 5-7% उठ जाएगा। मतलब 5-7% तो एक मैं आंकड़ा दे रहा हूं, लेकिन वो उठ जाएगा क्योंकि ब्लूमबर्ग पे उसकी तारीफ हुई है। और सोचिए यही ब्लूमबर्ग अगर किसी कंपनी की बुराई कर दे, कोई प्रॉब्लम निकाल दे, कुछ कर दे, तो क्या हाल होगा उसके शेयर्स का। इतनी ताकत है यहूदियों के पास, ज्यूज के पास। माइकल डेल के कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे, ये डेल, माइकल डेल, ये भी ज्यू है। इनके जो मालिक है माइकल डेल, इन्होंने डेल टेक्नोलॉजी जिसके कंप्यूटर्स आते हैं उसको फाउंड किया। इनकी जो नेटवर्थ है $50 बिलियन है। ये मार्क जकरबर्ग, इनको कौन नहीं जानता, ये फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक हैं, ये भी ज्यू हैं। अब सोचिए इन्होंने ऐसे तफरी में 5 मिनट के लिए आपका फेसबुक बंद कर दिया या व्हाट्सएप बंद कर दिया या एक दिन के लिए बंद कर दिया, पड़ेगा ना आपकी जिंदगी पे असर। आप सोचने लगेंगे अरे क्या करें, वो व्हाट्सएप पे तो वो पे भी शुरू हो गया है और सारी सर्विसेज शुरू हो गई हैं, फेसबुक पे दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, सब कुछ। तो अगर ये चाहें 10 मिनट के लिए अपनी सर्विस बंद कर दें तो आपकी जिंदगी उतनी देर के लिए लगभग ठप हो जाएगी। गूगल तो और भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर उसने चाह लिया तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। ये कुछ और कंपनीज हैं, ये आप इनको जानते जरूर होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कंपनी दीज आर ओन बाय ज्यूइश पीपल, ये यहूदियों द्वारा ओन की गई कंपनी है। ये बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम आपने खाई होगी, ये बेन एंड जेरीज का ग्रुप है, डंकिन डोनट्स का ग्रुप है, बड़ा फेमस, जानते होंगे। ये एस्टी लॉडर है, ये परफ्यूम बनाती है कंपनी। हैसब्रो ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में है। हैगन रास ये भी शायद आइसक्रीम बनाती है। गूगल तो हो ही गया इतना बड़ा, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, फेसबुक के बारे में बता चुका हूँ। ये और देखिए H&R ब्लॉक है, ये पेन ब्रांड, ये भी शायद परफ्यूम्स या किसी कॉस्मेटिक के उसमें है। गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा नाम है फाइनेंस की दुनिया में। ओरेकल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, शुरू में मैंने बताया था। स्टारबक्स की कॉफी आप पीते हैं, ये भी दिस कंपनी इज ओन्ड बाय ज्यूइश पीपल। स्नैपल ये अपने आप में एक कंपनी है, लियोनार्ड मार्श इनके मालिक हैं, ये भी जो है ज्यू हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड की मूवीज बनाते हैं, ये भी जो है ज्यू हैं। सोचिए कहाँ किस किस फील्ड में, कौन सी ऐसी फील्ड बची है जहां पे ज्यूज ने या यहूदियों ने अपने आप को एक्सेल नहीं किया, जहां अपनी छाप न छोड़ी हो, जहां अपना झंडा न बुलंद किया हो। स्लिम फास्ट एक कंपनी है, इसके मालिक हैं डैनियल अब्राहम, अगेन ही इज अ ज्यू। कैल्विन क्लाइन की जो फैशन वेयर, घड़ियां, चश्मे सब आते हैं, ये भी इसके मालिक जो हैं वो भी ज्यू हैं। डेल का मैं आपको बता ही चुका हूँ। हयात रीजेंसी, जो हयात की जो होटल्स की चेन है, पूरी दुनिया में कम से कम नहीं तो 500, 700, 800 होटल होंगे दुनिया के बड़े बड़े बहुत महंगे शहरों में, बहुत अच्छी प्रोमिनेंट लोकेशन पे, वो भी जो है उसके जो मालिक हैं वो भी ज्यू हैं। ये वार्नर ब्रदर्स, ये भी इनकी मूवीज आपने देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में हैरी एल्बर्ट, सैम एंड जैक वार्नर, ये भी ज्यू हैं। टॉयज आर अस ये जो कंपनी है, ये टॉयज बनाती है, ये भी ज्यू हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बहुत बड़े बिजनेस दुनिया में ज्यूज जो है ओन करते हैं। और अगर ये डिसाइड कर लें कि हमको 10 मिनट के लिए खेल करना है,
सोचिए उस खेल का कितनी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो ये ज्यूज़ हैं, यूएस के इलेक्शंस, यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है, यूएस के जो बिजनेसेस हैं, काफ़ी उसमें इनका दखल है। सोचिए फेसबुक पे अगर किसी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए कुछ भी चल जाए या किसी और तरीके से कोई भी उनकी पब्लिसिटी हो जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है। तो इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना कुछ इनके हाथ में है और कैसे इन लोगों ने अपने आप को इस लायक बनाया कि दुनिया पे इनकी पकड़ हो सके। अभी आपने सुना होगा एक सॉफ्टवेयर था पेगासस, जो इजराइल की जो गवर्नमेंट है, जो इजराइल की कंपनी है एनएसओ, वो खाली गवर्नमेंट्स को बेचती है। उसका काम है पेगासस सॉफ्टवेयर का कि आपके मोबाइल को, आपके सेल फोन को हाईजैक करना, क्लोन कर लेना। मतलब आपका जो फ़ोन है वो सीधे उस आदमी के हाथ में चला जाएगा जिसने आपका फ़ोन ये क्लोन कर लिया है। तो आपकी तो कोई भी चीज़ सुरक्षित रह नहीं पाएगी, कोई भी चीज़ प्राइवेट रह नहीं पाएगी। आपके सारे पासवर्ड, बैंक अकाउंट, XYZ, चैट वैट, बिजनेस, सब कुछ पूरा मोबाइल में जो है सब कुछ उसके पास चला जाएगा। तो वो तो बिल्कुल जीना ही हराम हो जाएगा। वही जो स्पाइंग का सॉफ्टवेयर है वो भी इनका ज्यूस का ही बनाया हुआ है। अब आते हैं कि ये तो बिजनेस की बात हो गई। स्टडी के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में कितने सारे नोबेल प्राइज हैं जो ज्यूज ने जीते हैं। पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, जो ज्यूज की पॉपुलेशन है वो 0.2% है। 1,60,00,000 ये ज्यूज की पॉपुलेशन है। तो अगर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो इनको 0.2% जो नोबेल प्राइज है वो मिलने चाहिए। लेकिन कितने मिले हैं इनको देखिए। अभी तक 965 इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स ऑफ नोबेल प्राइज, इंडिविजुअल, कभी कभी नोबेल प्राइज जो है संस्थानों को भी दिए जाते हैं, और नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज बिटवीन 1901 एंड 2023 तक की अपडेटेड लिस्ट है। एटलीस्ट 214 हैव बीन ज्यूज और पीपल विद एटलीस्ट वन ज्यूज पेरेंट। 214 लोग जो हैं वो ज्यूज थे, और अगर ज्यूज नहीं भी थे तो कम से कम उनका एक पेरेंट, माँ या बाप में से कोई एक ज्यू जरूर रहा होगा। सोचिए इनका जलवा देखिए नोबेल प्राइज में। Jews comprise only 0.2% of the world's population, meaning their share of winners is 110 times their proportion of the world's population. Population है 0.2%, लेकिन अपनी पॉपुलेशन से अपना जो शेयर होगा उस पॉपुलेशन के हिसाब से उससे 110 गुना ज्यादा इन्होंने नोबेल प्राइज जीते हैं। सोचिए जरा, ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिली होगी। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये सेशन आपके लिए लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत फ्रूटफुल रहेगा, काफी जानकारी आपको मिलेगी। ज्यूज हैव बीन अवार्डेड ऑल 6 ऑफ द नोबेल फाउंडेशन अवार्ड। 6 कैटेगरीज में अवार्ड होते हैं। सारी कैटेगरी में किसी न किसी ज्यू ने कोई ना कोई अवार्ड जरूर जीता है। 36 अवार्ड मिले हैं, जो कि टोटल का 19% होता है। इकोनॉमिक्स में 38 अवार्ड ज्यूज को मिले हैं, जो कि टोटल का 41% होता है। लिटरेचर में 16 अवार्ड्स मिले हैं ज्यूज को, जो कि टोटल का 13% होता है। पीस प्राइज 9 मिले हैं, जो कि 8% होता है टोटल का। फिजिक्स में 56 मिले हैं, जो कि 25% होता है टोटल का। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 59 अवार्ड्स मिले हैं, जो कि 26% होता है टोटल का। सोचिए पूरी दुनिया में फैले हुए ये ज्यूज अपने फील्ड में कितना महारत इन्होंने प्राप्त कर लिया कि जाके नोबेल प्राइज पे सबसे ज्यादा कब्जा अगर किसी ने किया है तो ज्यूज ने किया है। अपनी पॉपुलेशन के रेफरेंस में अगर बात करें, प्रोपोर्शन में अगर बात करें, ये फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ये ज्यू थे। गुस्टाव हर्ट्ज, जो हर्ट्ज की हम लोग बात सुनते हैं फ्रीक्वेंसी की, ये ज्यू थे। फ्रिट्ज हेबर, ये अगेन ही वाज अ ज्यू। अब एक ये डेटा है जिसमें ये बताना चाह रहा हूं कि यूएस में जो ज्यूज रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जो ज्यूज रहते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए कितने सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। तो देखिए जल्दी से बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 132 ज्यूज ने अवार्ड जीते हैं नोबेल प्राइज। जर्मनी में 29 ने जीते हैं, ये सब ज्यूज हैं। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले 20 ज्यूज ने नोबेल प्राइज जीते हैं। रशिया, सोवियत यूनियन में रहने वाले 14 लोगों ने ये नोबेल प्राइज जीते हैं। इजराइल में रहने वाले 13 लोगों ने ये नोबेल प्राइज किसी न किसी कैटेगरी में
जीता है। तो सोच लिए ये पूरी लिस्ट है कहाँ कहाँ ज्यूज रहते हैं। ये करीब करीब 25-30 कंट्रीज हैं जहाँ पे हर एक अपनी कंट्री के लिए किसी न किसी ज्यू ने ये इस तरह का अवार्ड जीता है। Why is Israel considered as a formidable country? क्यों दुनिया भर के लोग उससे खौफ खाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि इजराइल से किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, इजराइल से संभल के रहना चाहिए? उसका कारण है इजराइल की जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। जो एक तो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, एक होता है मिलिट्री की क्वालिटी। जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है, जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो है इजराइल के पास, जो इसको दुनिया की बाकी सेनाओं से अलग करती है। एक तो इनका डिफेंस बजट हो गया, वो अपने इनके पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। $24 बिलियन का इनका डिफेंस बजट 2022 का है। यही बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसकी जो महारत है वो ड्रोन वॉरफेयर में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसकी महारत है। इसने अपना एक आयरन डोम बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा परिचय उसका भी दे दूंगा, विच इंटरसेप्टेड ओवर 90% ऑफ इनकमिंग थ्रेट्स। आयरन डोम ऐसा है कि बाहर से कोई देश अगर इनके ऊपर मिसाइल गिराएगा तो वो उन मिसाइल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा। काफ़ी मतलब 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मिसाइल सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। न्यूक्लियर आर्सेनल, इजराइल के पास अपना 80-90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। किस किस कैपेसिटी के हैं वो इजराइल को ही पता होता है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर में बिल्कुल पारंगत है, हमेशा युद्ध के मोड में रहता है, हमेशा कोई न कोई युद्ध लड़ता रहता है। 2-4 साल का कभी गैप हो गया हो तो हो गया हो, अदरवाइज एवर रेडी फॉर वॉर। ये जितने सारे वॉर्स उसने लड़े हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ। मिलिट्री ऑपरेशन बहुत सारे किए हैं, उनकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो पहले ही हो चुका है। मोसाद जो इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इसकी स्पाई एजेंसी है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा तेज तर्रार एजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक इनका बहुत आप सुनते होंगे, इजराइल ने आयरन डोम बना रखा है, आयरन डोम बना रखा है। आयरन डोम क्या होता है? मिसाइल्स का एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है जो कि इस, अब डोम कैसे बनता है? डोम, वहां कोई ऐसा डोम नहीं बना रखा है। ये चूंकि मिसाइल ऐसे इस शेप में उड़ती है तो ये डोम बनता है। यहाँ से ये उड़ गई, यहाँ से ये उड़ गई, तो ये डोम का शेप हो गया। बट ये इनका रक्षा कवच है उस शेप का, इसीलिए इसका नाम जो है आयरन डोम है। कोई भी मिसाइल इजराइल की तरफ आएगी तो इनके जो एंटी मिसाइल का जो इनका इक्विपमेंट है वो हमेशा तैयार रहता है, उसको सेंस कर लेगी, यहाँ से मिसाइल चला देगा और उस मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी भी जो ईरान ने मिसाइल इनके ऊपर दागी थी वो काफ़ी मिसाइल जो है डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब 90% से ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोलेटरल डैमेज हुआ नहीं है। यूएस से बहुत अच्छा रिश्ता है। यूएस इजराइल को आप एक ही मानिए, यूएस हमेशा तत्पर रहता है इनकी मदद करने के लिए, चाहे पैसे से, चाहे मिलिट्री असिस्टेंस, हर तरीके से। इजराइल रिसीव सिग्निफिकेंट मिलिट्री एड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अमाउंटिंग टू $3.8 बिलियन, मतलब करीब 35,000 करोड़ रुपए की हर साल यूएस जो है इनको मिलिट्री एड देता है। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूएन बोर्ड, इजराइल हमेशा जो बाकी लोग हैं, जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उनके दोस्त और वो लोग इसको हमेशा यूएन में क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा इनके साथ जो है इनका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। और काउंटर टेररिज्म मेजर, इजराइल से कोई टेररिज्म करके निकल जाए, ठीक है आपने हमला कर दिया, उसमें कुछ इजराइल के लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद वो बच नहीं सकते। ये इजराइल की ऐसी एक कसम है कि छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी समय वो किसी को भी मार सकते हैं। ऐसा कहना तो बेंजामिन नेतन्याहू का है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑपरेशन, ये बहुत सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं। इजराइल कंडक्ट्स एक्सटेंसिव काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस लीडिंग टू टेंशंस विद ग्रुप। कितना भी हो, मैं अपने देश की रक्षा, अपने देश के इंटरेस्ट की रक्षा, अपने लोगों की इंटरेस्ट की रक्षा हर हाल में करूंगा, फिर किसी को कितना भी बुरा लगे, कितना भी हमें खतरनाक कदम क्यों ना उठाना पड़े, फिर वो चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, इनके खिलाफ बहुत सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस मोसाद ने किए हैं और हर एक में इन्होंने विजय पाई है और पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से उसको अंजाम दिया हुआ है। अब जैसे एक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड था 1972 से 80, ये क्या था? अगर आपको याद हो, 1972 के जो म्यूनिक ओलंपिक्स हैं उसमें कुछ आतंकवादियों ने इजराइल के एथलीट्स को मार दिया था वहाँ पे।
तो ठीक है, आपने एक घटना कर दी। उसके बाद जिन लोगों ने उनको मारा था, इजरायली एथलीट्स को, उसको मोसाद ने चुन चुन कर 7-8 साल में, 10 साल में चुन चुन कर जहां जहां रहे सबको खत्म कर दिया। ये था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 1972 से 1980 तक। 72 में म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे, जहां इजरायलियों की जो एथलीट थे उनकी हत्या की थी। ऑपरेशन एंटेबे, ये आपको याद होगा, एक इनका जहाज था, पैसेंजर प्लेन था, जो कि युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पे उतरा था। उनके जो 200-250 लोग थे जो उसमें पैसेंजर थे, उनको इन्होंने बचाया था। वो अपने आप में बहुत ही नायाब, बहुत ही काबिल तारीफ ऑपरेशन था। ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ, इसमें रेड की थी टारगेटिंग सीनियर मेंबर्स ऑफ पीएलओ इन वेरे, करते ही रहते हैं, उनको क्या डिस्कस करें। ऑपरेशन पीस ऑफ गैलीली, ये भी वही पीएलओ के अगेंस्ट ही था, उसमें भी इन्होंने सफलता। कोई भी ऐसा ऑपरेशन है नहीं जिसमें इनको मोसाद को सफलता ना मिली हो। सफलता तो खैर एक छोटा सा शब्द है, बहुत जल्दी से उसको इन्होंने अंजाम दिया और पूरी दुनिया तक एक संदेश भेजा कि हम जूस हैं, हम इजरायली हैं, हमारे साथ कोई मैसअप नहीं चलेगा, कोई हल्की बात चलेगी नहीं। इंडिया और इजराइल की अच्छी दोस्ती है। उसका कारण यह है कि 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, जब यूएस इंडिया के अगेंस्ट था, यूके इंडिया के अगेंस्ट था, इंडिया को उस समय ज़रूरत थी सपोर्ट की, तो रशिया ने सपोर्ट किया ही था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय। तो इजराइल ने भी इंडिया को सपोर्ट किया था, कुछ वेपन्स वगैरह दिए थे। हाँ, यहाँ बता दूं कि जब इजराइल बना था 1948 में, 14 मई 1948 को, तो इंडिया ने उसको एज ए देश रिकॉग्निशन कब दिया? तो इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया था 17 सितंबर 1950 को। नेहरू जी ने कहा था कि इजराइल एक रियलिटी है, हम तो इसको पहले से ही जो है चाहते थे कि इनको रिकॉग्निशन दे दें, क्योंकि इजराइल इज अ फैक्ट, उससे मुंह मोड़ना संभव नहीं है। तो 17 सितंबर 1950 को इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया था इजराइल को, एज ए स्टेट, एज ए देश मान लिया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अब हमारे देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी दिन उनका जन्म हुआ था, 17 सितंबर 1950। ऐसे ही जब इंडिया की मदद की बात आती है, तो 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भी यूएस हमारे अगेंस्ट था। अटल जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो काफ़ी देशों का ये था कि इंडिया की मदद न की जाए, उसमें यूके भी था, यूएस भी था, लेकिन तब भी इजराइल ने हमारी मदद की थी। और वो मदद इस तरीके से की थी कि जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, वो टाइगर हिल और बाकी चोटियों पे जाके बहुत ऊंचाई पे अचानक चुपचाप बैठ गए थे, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और इंडियन सोल्जर्स को ये दिक्कत हो रही थी कि नीचे से उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत लंबी चढ़ाई थी, बहुत स्टीप चढ़ाई थी। चूँकि वो ऊपर बैठे थे तो उनको एडवांटेज था, तो वो इंडियन सोल्जर्स को मार देते थे, उनके ऊपर हमला कर देते थे। तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ होने का खतरा था। कैजुअलिटीज़ जितनी हुई उससे ज़्यादा होती अगर इजराइल हमारी मदद न करता। इजराइल ने मदद ये की कि उसने इंडिया को वो सिस्टम दिया, उपलब्ध कराया, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे कि ऊपर से हम देख सकें कि जो पाकिस्तानी चौकियां हैं, पाकिस्तानी सैनिक हैं, उनके अड्डे कहाँ कहाँ हैं। वो हमने जब देख लिए तो हमारे प्लेन्स ने उनकी चौकियों को, उनके जो ठिकाने थे, उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो इजराइल हमेशा इंडिया की मदद के लिए खड़ा रहा है और हर मौसम में इंडिया का साथ देने की उसने जो अपनी प्रतिबद्धता है वो दिखाई है। अब ये अलग बात है कि हमारे लिए तो दोनों ही दोस्त हैं। इजराइल ज़रूर हमारे काम आया है, फिलिस्तीनियों के लिए भी हम लोग का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि भाई ये युद्ध से कोई फ़ायदा है नहीं। हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स तब से लेके आज तक, यासर अराफात जो है वो इंदिरा गांधी जी से उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, शायद उनको बेटी की तरह मानते थे। अटल जी का भी एक भाषण है जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए बहुत अच्छी बातें कही हैं। मोदी जी ने भी फिलिस्तीनियों की मदद की बात की है। लेकिन अब ऐसा मामला फंस गया है कि एक तरफ एक दोस्त है, एक तरफ दूसरा दोस्त है। एक तरफ वो दोस्त है जो ज़रूरतमंद है, एक तरफ वो दोस्त है जो हमारी ज़रूरत में काम आया। तो हमारी पोजीशन थोड़ी सी डाइसी है, मगर हाँ ये ज़रूर है कि ये युद्ध रुकना चाहिए। और युद्ध जो है हर चीज़ का हल नहीं होता है, बहुत तबाही लाता है और बहुत बड़ी विभीषिका होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी बातें बताई हैं जो जल्दी आपको कहीं ढूंढने पर या कहीं देखने पर नहीं मिलेंगी। काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया गया है।
मुझे लगता है ये आपके काम आया होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी दें कि इंडिया और जो इज़राइल की दोस्ती है वो कितनी पक्की है और क्या सोचते हैं आप इस दोस्ती के बारे में। मैं लास्ट स्लाइड में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ज्यूज़ का, यहूदियों का ट्रेडिशनल डांस है। ये इस तरह से खुश होते हैं, इस तरह की ड्रेस में रहते हैं, तब ये इस तरह का डांस करते हैं। तो ईश्वर करे कि इनको डांस करने के बहुत सारे मौके मिले, इनको इस तरह से खुशी मनाने के बहुत सारे मौके मिले। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।